Hello बच्चों, welcome back to the channel. How are you all? Today we will start class 10th chapter light, जिसमें हम लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में ये चैप्टर है वो हम पढ़ने वाले हैं. बिफोर स्टार्टिंग आई मस्ट टेल यू कि आई हैव अपलोडेड अ वीडियो ऑफ चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन. केमिस्ट्री का जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ. उसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्लस इंटेक्स क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है और साथ में उसकी एक्टिविटीज भी यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया. फाइन. अब मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि ये चैप्टर जो है बच्चों काफी बड़ा है, लेंथी चैप्टर है, तो इसको भी मैं पार्ट्स में ही अपलोड करने वाली हूँ. डेली एक इसकी वीडियो, और हो सकता है किसी किसी दिन में 2 वीडियोस भी इसकी अपलोड कर दूं. फाइन, ठीक है. तो ये जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को हम करने वाले हैं और उसके बाद एक मैथ्स का चैप्टर यहाँ पे अपलोड होगा, देन आपका बायो का चैप्टर. फाइन, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर है लाइट के बारे में. हम क्या पढ़ेंगे? लाइट के बारे में और लाइट से होने वाले फिनोमिनास के बारे में कि लाइट कितनी अमेजिंग चीज है. ठीक है, क्या क्या लाइट से होता है. तो सबसे पहले बात तो आपको ये मतलब जानना पड़ेगा कि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज है लाइट का, कि ये जो है लाइट दैट इनेबल्स अस टू सी. लाइट जो है हमें देखने का काम करती है. लाइट नहीं होगी तो हम देख नहीं पाएंगे. फाइन, सबसे पहली बात है सनलाइट नहीं होगी तो हम देख नहीं पाएंगे. रात में अगर सिंपल लाइट नहीं होगी, बल्ब की लाइट नहीं होगी, ये सब चीजें नहीं होंगी तो हम नहीं देख पाएंगे. दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि लाइट एक्चुअल में है क्या. तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट भी जो है एक तरीके की एनर्जी है. ठीक है, दैट इनेबल्स अस टू सी. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि लाइट क्या है. तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी. लाइट एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म है जो जैसे हीट फॉर्म होती है एनर्जी की, ऐसे लाइट भी फॉर्म होती है और इसका काम क्या होता है कि हम इससे देख पाते हैं. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि मतलब क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या ट्रेड्स भी आ सकता है एग्जाम में कि ट्रेड्स क्या होते हैं लाइट्स के. ठीक है, लाइट के. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइट जो है किस तरीके की वेव है. पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि लाइट किस तरीके की वेव है. ठीक है, लाइट जो है बेटा दो तरीके से वर्क करती है. वो वेव नेचर में भी होती है और पार्टिकल नेचर में भी होती है, जो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे हायर स्टडीज में कि लाइट का पार्टिकल नेचर क्या होता है. वेव नेचर हम ऑलरेडी छोटे क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा वेव नेचर हम यहाँ पर भी करेंगे. ठीक है, अभी नेक्स्ट थोड़ा सा वीडियो में जब हम आगे मूव करते हैं. तो लाइट जो है दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती है जिनको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती पास करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए. ठीक है, देखो दो तरीके की वेव होती है, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे. दो तरीके की वेव होती है. कुछ वेव्स तो वो होती है जिनको जो है मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आवाज हो गया, साउंड हो गया. साउंड को जो है जब तक मटेरियल मीडियम नहीं मिलेगा साउंड जो है ट्रेवल नहीं कर पाती है. ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस से आ जाती है. वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब जहां कोई भी पार्टिकल नहीं हो उसमें साउंड जो है ट्रेवल नहीं कर पाती. लेकिन लाइट का जो है दूसरी बात है. लाइट वैक्यूम हो, वैक्यूम का मतलब होता है जहां कोई भी पार्टिकल नहीं है, एयर, सॉलिड, लिक्विड, किसी भी चीज का, लाइट उसमें से भी मूव कर सकती है. तो लाइट को किसी भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है पास होने के लिए या मूव करने के लिए. तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे, लाइट कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव होती है? विच डू नॉट रिक्वायर मटीरियल मीडियम. जिनको किसी भी मटीरियल मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती मूव करने के लिए. पहली बात आपको ये पता चल गई. दूसरी आपको पता करनी है बच्चों, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. मतलब लाइट जो है हमेशा बच्चों स्ट्रेट लाइन में मूव करती है. ध्यान रखनी है. अगर कोई उसके बीच में ऑब्स्टेकल आ जाता है, यानी कि कोई हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल भी बोल सकते हैं, हिंड्रेंस भी बोल सकते हैं. तो जैसे मान लिया कोई पेन उसके बीच मर गया, तो या तो वो डाइवर्ट होगी या तो वो डाइवर्ट होगी. ठीक है, डाइवर्ट होना मतलब अभी आगे पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. ठीक है, या तो वो टकरा के कहीं रास्ता बदल देगी. ठीक है, लेकिन मूव करेगी स्ट्रेट लाइन में. ऐसे नहीं कि आपने यहाँ से लाइट पास कराई और ये बैंड वाली चीज है, कोई ट्यूब ले लिया आपने इस डिजाइन में और ट्यूब में ऐसे डिजाइन से लाइट चली जाएगी. नहीं, वो कहीं भी जाके रुक जाएगी जहां उसका टर्न हुआ. मान लिया कोई ट्यूब है इस तरीके की. ठीक है, कोई ट्यूब है इस तरीके की और इसमें से आप लाइट पास करा रहे हो. ठीक है, तो यहाँ जाकर ये रुक जाएगी. ये अपना खुद खुद का डिजाइन बना के यहाँ से लाइट नहीं निकल पाएगी. ठीक है, तो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में पास करती है, ध्यान रखना.
ठीक है। इसके लिए आपकी छोटी क्लासेस में एक्टिविटी भी है। एक बच्चे ने स्ट्रेट ट्यूब ले रखी है और एक बच्चे ने ऐसे कर्विकल ट्यूब ले रखी है, तो जो कर्व वाले ट्यूब है उस बच्चे के पास तक लाइट नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है। नेक्स्ट इज लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट के जो है दो नेचर होते हैं, वो वेव की तरह भी मूव करती है, ठीक है, वेव की तरह भी मूव करती है, और उसमें पार्टिकल्स भी होते हैं। अब इस चीज को आप ध्यान रखना, जो पार्टिकल नेचर है लाइट का आएगा तो हायर क्लासेस में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो लाइट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं उनको? फोटोन। बस इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है। लाइट कास्ट शेडो। नाउ ये बात आ गई कि लाइट जो है जब भी किसी चीज पे पड़ेगी और वो चीज अगर ओपेक है, ठीक है, ओपेक वो चीजें होती हैं जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देती, ठीक है, तो लाइट जो है शेडो बनाती है। ध्यान रखना, लाइट कास्ट शेडो का मतलब कोई ऐसी चीज आ जाए जिसमें से लाइट पास नहीं हो पा रही है, तो वो क्या करेगी, लाइट फिर उस चीज की शेडो बना देगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। स्पीड जो है लाइट की सबसे ज्यादा होती है वैक्यूम में, मतलब कोई पार्टिकल वगैरह नहीं होना चाहिए उसका रास्ता रोकने के लिए, वहां उसकी जो है स्पीड मैक्सिमम होती है। और इस स्पीड को आप बच्चों याद रखेंगे, आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है। when light falls on the surface, जब लाइट जो है किसी सरफेस पे फॉल करती है यानी कि जाके टकराती है, इट मे हैपन्स, मतलब क्या क्या हो सकता है, या तो रिफ्लेक्शन हो सकता है, या रिफ्रैक्शन हो सकता है, या लाइट उस चीज को, मतलब वो चीज जो है लाइट को अब्सॉर्ब भी कर सकती है। ये फिनोमिना जो है हम आगे जैसे जैसे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर में, तो ये फिनोमिना हम वहां पर पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब्सॉर्प्शन जो है सिंपली है कि लाइट जो है थोड़ी बहुत अब्सॉर्ब कर लेती है कोई चीज। ठीक है। नेक्स्ट जो है हम थोड़ा सा बच्चों, अभी जैसे हमने वेव्स की बात की थी तो थोड़ा सा आपको आइडिया वेव्स का होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, 8th क्लास का ये टॉपिक है, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेकिन आपको थोड़ा सा, क्योंकि मैंने वेव की बात की है तो थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए वेव्स की। वेव जो है हम अपनी क्लासेस में, जो ये वाली क्लासेस में है, इसमें हम दो टाइप की केवल वेव्स थोड़ा सा जानेंगे। एक होती है बच्चों मैकेनिकल वेव्स, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वेव्स जो होती है दे रिक्वायर मटीरियल मीडियम, यानी कि उनको जो है मीडियम चाहिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, कोई ना कोई मटेरियल, पार्टिकल जरूर चाहिए, तभी वो मूव करेगी आगे वेव, नहीं तो मूव नहीं करेगी। ठीक है। और उसमें जो है आपको ध्यान रखना है बच्चों कि दो तरीके की मैकेनिकल वेव्स होते हैं, मैकेनिकल वेव्स को भी दो तरीके की माना गया है। ठीक है, वो कैसे माना गया है अभी बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनमें मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनमें मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि कोई मटेरियल है या नहीं है, वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब जहां पर कुछ भी, एक तिनका भी नहीं है, एक कण भी नहीं है मटेरियल का, वहां पर भी मूव कर पाती है, वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिनकी हमने अभी बात करी थी, जो होती है बच्चों लाइट वेव्स। ठीक है। और ये हमने बात करी थी अभी साउंड वेव्स। ठीक है, देखो यहाँ पे आ भी गया साउंड वेव्स। ठीक है, इनको साउंड को मूव करने के लिए कोई ना कोई, देखो बेल बजाते हैं स्कूल में, सॉलिड हो गया, ठीक है, पानी में से भी आवाज आ जाती है, ठीक है, गैसियस फॉर्म में भी आवाज आ जाती है जब स्टीम बनता है, ठीक है, तो मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैकेनिकल को थोड़ा सा और जान लेते हैं फर्दर। देखो मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं बच्चों, वो दो नेचर की होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, दोनों को पढ़ लेते हैं सेपरेट, मतलब मैकेनिकल को भी दो पार्ट में बांटा गया है। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। इसमें क्या होता है, देखो ये तो बात है, अभी हमने बात करी कि इसमें मटेरियल को, मतलब कोई ना कोई पार्टिकल जरूर चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई मीडियम जरूर चाहिए। तो इसमें क्या होता है, अगर वेव की डायरेक्शन ऐसी है, वेव ऐसे आगे बढ़ रही है, तो जो पार्टिकल होता है, जैसे पानी में ही वेव बढ़ रही है, ठीक है, तो अगर मतलब किसी भी चीज में आप समझ लीजिए, तो जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो गैस, लिक्विड, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, वो परपेंडिकुलरली मूव करते हैं, मतलब इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे ऑपोजिट नहीं, मतलब जैसे ये ऐसे जा रहा है तो ऐसे, ऐसे ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल जो होते हैं बेटा, उसका ध्यान रखेंगे आप, जैसे कि जिस डायरेक्शन में वेव जाती है उसी डायरेक्शन में वो पार्टिकल भी मूव करते हैं। ठीक है, ये होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। बस इतना सा यहाँ आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो हमने पढ़ाई है, डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम, इनको जब मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो ये सब लॉन्गिट्यूडनल और ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इनमें आपकी माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट, जिसके हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लाइट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, विजिबल लाइट का, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था जो आपको नॉलेज में रहना चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए।
नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ से आपके मेन टॉपिक्स इस चैप्टर के स्टार्ट होते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन में भी हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले हम टॉपिक करेंगे रिफ्लेक्शन, आखिरकार रिफ्लेक्शन होता क्या है। फिर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉ क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे प्लेन मिरर्स के बारे में। देखिए मैं थोड़ा सा चैप्टर का आपको जिस्ट दे देती हूँ, मतलब एक समरी टाइप। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बाद मिरर्स के बारे में। मिरर्स में भी हम दो टाइप के मिरर्स पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे बेटा जो हमारे प्लेन मिरर्स होते हैं, जिसको शीशे को हम सुबह सुबह उठ के देखते हैं। और एक हम पढ़ेंगे थोड़े से जो कर्व वाले, जैसे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर होता है। तो ये तो हो गया चैप्टर का एक पोर्शन। दूसरे पोर्शन में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है। दूसरे पोर्शन में हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जो होता है वो लेंसेज के बारे में होगा, ठीक है। तो आपको एक बात बेसिकली ध्यान रखनी है, रिफ्लेक्शन जो होता है वो मिरर्स में होता है, रिफ्लेक्शन जो होता है वो मिरर्स में होता है, और रिफ्रैक्शन जो होता है वो लेंसेज में होता है, ठीक है। अब इस बात को जैसे ही जैसे हम आगे आगे बढ़ते रहते हैं, हम धीरे धीरे इस बात को क्लियर करेंगे और ये बात हमें और समझ में आ जाएगी। अगर कुछ भी अभी तक समझ में नहीं आया है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये सब मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कह रही हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की सबसे पहले कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखो बच्चों, बहुत सिंपल डेफिनेशन में आपको ध्यान रखना है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। अगर मिरर जैसे सरफेस पर, ठीक है, कोई मिरर सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, मिरर जो हम शीशा देखते हैं सुबह सुबह, उस पर जब लाइट पड़ती है तो वो जो बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है, टकरा के वापस आ जाना, बाउंसिंग बैक, वर्ड क्या है, बाउंसिंग बैक, टकरा के बाउंस होके बैक की तरफ आ जाना, ठीक है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर, मिरर जैसे पॉलिश्ड सरफेस पर, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे अगर पॉलिश नहीं है तो वो हो सकता है पास भी हो जाए, ठीक है, लाइट। तो आपको पॉलिश्ड सरफेस की यहाँ प्रॉपर्ली बात करनी है, या वुड का सरफेस हो गया, आई और टकरा कर चली गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको बस यहीं पे डेफिनेशन को आपको एज इट इज याद कर लेना है। अब देखो यहाँ पर इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, ये हो गया बच्चों मिरर, ठीक है, ये इसका सरफेस है, ठीक है, ये इसका सरफेस हो गया। यहाँ से एक लाइट आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर टकरा कर ये बाउंस बैक हो रही है, एरो से आपको पता चल जाता है, यहाँ से आ रही है और यहाँ पर बाउंस बैक होकर जा रही है। अब रिफ्लेक्शन में आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, बेसिकली जो लाइट आकर टकराती है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो लाइट टकरा के वापस जा रही है उसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे, उसका नाम क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्टेड। और देखो बच्चों यहाँ पर बीच में आपको एक ये लाइन भी साथ में गिवन है, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, इसके कंपैरिजन में हम इन दोनों का काम करते हैं। मतलब नॉर्मल क्या होता है कि एक परपेंडिकुलर लाइन उस, जैसे कोई सरफेस है, सरफेस पे अगर कोई सिंपल परपेंडिकुलर लाइन होती है, इसको कहते हैं नॉर्मल। इसके रेफरेंस में ये क्या है यहाँ पर, रिफ्लेक्ट क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, और यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। अब इस नॉर्मल की क्या जरूरत पड़ती है, या ये नॉर्मल जो है हमने क्यों यूज किया, या क्या काम है इस नॉर्मल का। इस नॉर्मल का काम क्या है बच्चों, इस नॉर्मल का काम ये है कि किस एंगल से इंसिडेंट रे आई, ये एंगल पता करने का ये नॉर्मल काम करता है। कि भाई एक बीच में लाइन हमें कंपैरिजन लाइन कहते हैं इसको, जैसे कंपैरिजन लाइन हमने लगा दी, इससे हमें ये पता चल जाएगा किस एंगल से इंसिडेंट रे आ रही है और किस एंगल से रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। तो इस एंगल से इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, तो ये एक तरीके का कंपैरिजन कहते हैं बीच में, सॉरी ये लाइन थोड़ी सी टिल्टेड हो गई है, ठीक है। तो और ये इसी से कंपेयर करके हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि किस एंगल से लाइट जा रही है, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ बेसिकली ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्शन और जो रिफ्लेक्शन है इसमें इंसिडेंट रे क्या होती है, नॉर्मल रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, अब मैं वन बाय वन आपको डेफिनेशन से समझा देती हूँ, जो मैंने लिखा नहीं है, रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इंसिडेंट रे क्या होती है, द लाइट विच इज फॉलिंग ऑन द सरफेस, द लाइट विच इज स्ट्राइकिंग द सरफेस, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, द लाइट रे विच इज बाउंसिंग बैक, जो लाइट रे बाउंस बैक होके जा रही है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द एंगल विच इज इंसिडेंट रे इज मेकिंग, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे, जो एंगल जो है इंसिडेंट रे बना रही है, अपनी लैंग्वेज में लिखो, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे
इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस, यहाँ पर क्या है, देखिए अगर सरफेस स्मूथ होगा, कंडीशन आ जाती है, अभी बताऊंगी क्या कंडीशन आती है, पहले आप थोड़ा सा ये देखिए, अगर स्मूथ होगा सरफेस तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ठीक है, जिस एंगल से लाइट आई उसी एंगल से बिल्कुल वापस जाएगी, जिस ऐसे आई तो बिल्कुल इतने ही एंगल बनाकर वापस जाएगी, ऐसे नहीं कि यूं भाग जाएगी या बिल्कुल ऐसे निकलेगी, जिस एंगल से आई है उस एंगल से जाएगी। ठीक है, इस तरीके से वी बनाते हुए। ठीक है, और जो रफ सरफेस होते हैं उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, आई किसी एंगल से है और गई किसी, देखो एंगल यहाँ बड़ा हो गया ना थोड़ा, ठीक है, आई ऐसे है और गई थोड़ा सा इस तरीके से है। ठीक है, तो उस रफ सरफेसेस पर जो है ये एंगल्स जो है सेम नहीं होते। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर स्मूथ सरफेसेस जरूर लिख के आएंगे पेपर में आप। ठीक है, स्मूथ सरफेसेस, क्योंकि ये सिर्फ स्मूथ सरफेसेस के लिए बात हो रही है, या पॉलिश्ड सरफेसेस मिरर जैसे जो होते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये स्मूथ सरफेसेस के लिए, और यहाँ पे बता दिया है कि थीटा ई जो है हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया है, और थीटा आर, इसको थीटा बोलते हैं, जो सर्कल बना हुआ ना थीटा, थीटा आर, इसको आप एंगल, इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और जहां पे आप बता सकते हो कि एंगल आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एंगल आर जो है, ठीक है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में लिख के आ सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आर ऑन द लाइज ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, यहाँ पर ये छुप गया है, ये लाइज ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इंसिडेंस रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो बीच में नॉर्मल है, ये सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेम प्लेन का मतलब अगर आप किसी पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो तो तीनों लाइन को उस पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक लाइन ऐसे आई, एक लाइन ऐसे, और एक लाइन पेपर के बाहर की तरफ निकल के आ गई। ठीक है, तो ये सेम प्लेन में लाई करते हैं। इसको बस यहाँ पर इतना ही समझने की आपको जरूरत है। ठीक है, प्लेस जो है 11th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से इलेबोरेटेड फॉर्म में आएंगे आपको। फाइन, अब चलते हैं बच्चों, इमेजेस के बारे में आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमेजेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि इमेज क्या होती है। इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। ये क्या कह रहे हैं, जो इमेज जो होती है, देखो अभी हमने क्या पढ़ा है, रिफ्लेक्शन पढ़ा है, रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा है, लाइट रेज आएंगी और टकराएंगी, टकरा के वापस जाएंगी। ठीक है, ये पढ़ा है ना। तो अगर लाइट रेज टकरा कर वापस जा रही है, ठीक है, तो दो केस बनते हैं। अगर लाइट रेज टकराकर वापस जा रही है इस तरीके से, तो दो केस बनते हैं। ठीक है, ऐसे टकरा के किधर को भी जा सकती है लाइट रेज, ऐसा थोड़ी नीचे की तरफ ही आएगी भाई, ऐसे है, ऐसे करके ऐसे आ सकती है, और क्या पता ऐसे करके ऐसे भी जा सकती है। तो अगर लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है, या कई बार केस देखो इस तरीके से भी हो जाता है, लाइट रे आई, ठीक है, लाइट रे आई और इधर चली गई टकरा के, आई यहां से देखो आने का साइन है, लाइट रे आई और इधर चली गई। अब ये डिस्टेंस जो है देखो बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो ये एक्चुअली तो मीट नहीं होंगी, मतलब आ तो रही है लाइट रेस, इधर से भी आ रही है और इधर से भी आ रही है, रिफ्लेक्ट भी हो रही है, ये जा रही है और ये जा रही है, बट ये डिस्टेंस ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब एक्चुअली मीट तो नहीं कर रही है, बट अपियर्स टू मीट। अगर हम इन्हें बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, लेकिन अभी धीरे धीरे समझेंगे तो आ जाएगा। अपियर्स टू मीट, हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं ये कहीं जाकर मिल रही है, ठीक है, तो उस केस में भी या तो एक्चुअल में मीट कर रही है या अपियर्स टू मीट हो रही है, मतलब हमें लग रहा है कि कहीं मीट कर रही है। अभी इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, तो उस केस में क्या कहते हैं, इमेज बन रही है। अभी सिर्फ आपको इतना पढ़ना है, इट इज अ पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज, कम से कम दो लाइट रेज या तो एक्चुअल में मीट कर रही है या अपियर्स टू मीट, हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये कहीं जाकर मीट कर रही है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इमेज। ये कब एक्चुअल में मीट करती है, कब ऐसा लगता है मीट कर रही है, वो हम धीरे धीरे टॉपिक्स में पढ़ेंगे, वो ही हमारे आगे आने वाले टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितने टाइप की इमेज होती है, रियल और वर्चुअल। अभी मैंने क्या लाइन बोली थी कि जहां लाइट एक्चुअली मीट कर रही है रेज, वो होती है बच्चों रियल इमेजेस, जहां एक्चुअली मीट कर रही है। लेकिन जहां एक्चुअली मीट नहीं कर रही, जैसे कि ये प्लेन मिरर की बात हो गई, यहाँ पर आ रही है लाइट, ठीक है, एक बार इसको फिर से देखते हैं।
ठीक है बच्चों, इसको एक बार फिर से देखते हैं कि कैसे अपीयर टू मीट है। देखिए ये यहाँ पर एक इंसान खड़ा है, आपको ध्यान रखना है हर चीज अपने अंदर से जो है रेज एमिट करती है, तभी हम किसी चीज को देख पाते हैं। ठीक है, हर चीज अपने अंदर से रेज एमिट करती है। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई इंसान है, वो अपने अंदर से रेज एमिट कर रहा है। अब ये रे जो है मिरर पे फॉल की, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई। मैंने कहा ना एक्चुअली 2 रेज होनी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट, एक्चुअली नहीं एटलीस्ट 2 रेज होनी चाहिए। एक और रे निकली, ठीक है, एक और रे निकली, वो भी यहाँ पर आकर जो है वापस में आ गई। अब यहाँ पर जो है देखो डिस्टेंस पहले इतना था रिफ्लेक्टिंग रेज का जो वापस आई है, फिर डिस्टेंस थोड़ा बड़ा हो गया, अब डिस्टेंस और बड़ा हो गया। जब डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो ये एक्चुअल में तो मीट करेंगी नहीं, कहीं जाके टकराएंगी थोड़ी, ये तो डिस्टेंस ऐसे खुलता जा रहा है। तो ये क्या है, जब ऐसा केस होता है तो हमारी आईज को क्या लगता है, हमारी आईज को ये नहीं पता होता कि इतने डिजाइन से लाइट आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी फिर ऐसे मुड़ के जा रही होगी, ऐसे आ रही होगी फिर ऐसे मुड़ के जा रही होगी। आईज जो है हाइपोथेटिकली दिमाग में एक इमेज बना लेती है कि ये जो है रेज कहीं इतनी दूर से आ रही होगी मेरे पास, ठीक है, कहीं ऐसे ऐसे कहीं से ये रेज आ रही होंगी। आईज को ये नहीं पता कि वो ऐसे ऐसे डिजाइन बना के आ रही है यहाँ पर, उसको लग रहा है कि यहाँ पर कहीं है। तो ऐसी इमेजेस जो रियल में तो होती नहीं, बट हमारी आईज, हमारा ब्रेन ये महसूस कर लेता है कि ये एक इमेज से लाइट आ रही है या ये एक पॉइंट से कहीं से लाइट आ रही है। ऐसी केस में हमें क्या लगता है कि भाई जो सामने इधर ऑब्जेक्ट है उसका ही बिल्कुल सेम हम कहते हैं कि इमेज इधर बन गई है। ठीक है, वो जो इमेज है वो इमेज कहलाती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, ऐसा हर जगह नहीं होता, बहुत जगह रियल इमेजेस भी आकर टकरा जाती हैं। अभी पूरा चैप्टर इसी के बारे में है। ठीक है, तो ये हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, काल्पनिक इमेज। ठीक है, सच की नहीं है, काल्पनिक इमेज है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप इस इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे। रियल इमेज इज जनरेटेड, रियल इमेज कब बनती है, when light rays from the object collide after reflection या refraction। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जब एक्चुअल में कोलाइड करेंगी, एक्चुअल में मीट करेंगी, तब रियल इमेज। लेकिन अ वर्चुअल इमेज इज जनरेटेड when light rays from an object need not to meet। जरूरत नहीं है कि वो मीट करें, बट प्रिटेंड्स मतलब लगे, ठीक है, लगे कि हाँ वो कहीं जाकर मीट कर रहे हैं। when generated back, जब उनको बैकवर्ड मूव किया जाता है, जैसे यहाँ पर बैकवर्ड मूव किया तो हमें ऐसा लग रहा है, प्रिटेंड का मतलब ऐसे लग रहा है कि लाइट यहाँ से आ रही है, ये होती है वर्चुअल इमेज। अब कॉन्वर्जिंग रेज, जब लाइट एक्चुअल में आकर इकट्ठा होती है, कॉन्वर्ज होता है इकट्ठा होना, जब एक्चुअल में आकर इकट्ठा होती हैं तो हम बोलते हैं कॉन्वर्जिंग रेज। उनको क्या बोलते हैं, कॉन्वर्जिंग रेज। अगर लाइट रेज कॉन्वर्ज हो रही है आकर तो रियल बना रही है, लेकिन अगर डाइवर्ज हो रही है, दूर की तरफ भाग रही है, तो वर्चुअल इमेज। जैसे यहाँ पर है, कॉन्वर्ज नहीं हो रही ना, दूर की तरफ भाग रही है लाइट रेज, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो इस केस में हम इनको क्या बोलते हैं, लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है। क्या बोलते हैं, लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है। फाइन, तो डाइवर्जिंग रेज जो है वो क्या करती है, कभी जाके मिलेंगी तो है नहीं, क्योंकि वो तो डाइवर्ज हो रही है, दूर होती जा रही है। तो उस केस में क्या होता है, वो वर्चुअल इमेज बनाती है। क्या बनाती है, वर्चुअल इमेज, ये आपको ध्यान रखना है। तो कॉन्वर्जिंग जो है रियल इमेज बनाती है और डाइवर्जिंग जो है वो वर्चुअल इमेज बनाती है। अब ऑन अ स्क्रीन रियल इमेज में भी प्रोजेक्टेड और सीन, स्क्रीन पर जो बनती है, जो आपका सिनेमा हॉल है, देखो सिनेमा हॉल में और जो हमारा शीशा है उसमें क्या डिफरेंस है। सिनेमा हॉल में जब आप पिक्चर देखते हैं तो स्क्रीन पे पिक्चर चलती रहती है, ऐसा तो नहीं हमारे शीशे के तरह, जैसे हम यहाँ इतनी दूर खड़े हैं शीशे से, तो हमारा जो है यहाँ मिरर है, मिरर के इतनी ही दूर हमें इमेज दिखाई देती है। ठीक है, इतनी ही दूर इमेज इमेज दिखाई देती है, तो शीशे पर तो इमेज नहीं बनी ना, इमेज जो बनी वो शीशे के बैक में बनी। जितना डिस्टेंस हम में और शीशे में है उतना ही डिस्टेंस शीशे और इमेज में होता है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर ये दिखा रखा है, जितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है, मिरर और मैन के बीच में, इधर ही डिस्टेंस इतना ही मिरर और इमेज के बीच में है। तो ऐसे जो केसेस होते हैं ये तो होती है वर्चुअल इमेज, लेकिन जो सिनेमा हॉल की स्क्रीन होती है बच्चों, वो इस स्क्रीन पर ही इमेज बनती है, ये होती है रियल इमेज। इसलिए बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, ये स्क्रीन क्या है, ये स्क्रीन क्या है, समझ में नहीं आता। तो ध्यान रखना, जो स्क्रीन पर बन सकती है वो रियल होती है, जो स्क्रीन पर नहीं बनती, ठीक है, जो मिरर वगैरह की होती हैं, ठीक है, वो स्क्रीन पर नहीं बन सकती, वो वर्चुअल इमेज होती है। अब कौन कौन सी लेंस और कौन कौन से मिरर, ये अभी तो आपको याद करना पड़ेगा एज इट इज, लेकिन जैसे हम चैप्टर में मूव करेंगे तब आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर जो है वो रियल इमेज बनाते हैं। कॉनकेव मिरर में केवल एक केस है जब रियल इमेज नहीं बनती, जो हम आगे पढ़ेंगे। बाकी 6 केसेस है, 6 में से 5 केसेस में जब हम रे डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है,
अभी हम आगे क्या पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स पढ़ेंगे। तो रे डायग्राम्स में आप ध्यान रखेंगे बच्चों कि जो रियल इमेजेस बनती हैं कॉनकेव मिरर की 5 केस में बनती है और एक केस जो हमारा रह जाता है उसमें वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे इस बारे में, अभी बस आपको इतना याद रखना है। और कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बनाते हैं। बहुत टॉपिक नहीं आता, हार्डली 2 डिफरेंसेस आ जाते हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। बाकी ये सब जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये तो अभी हम पूरा पूरा पोर्शन आगे पढ़ेंगे तो आपको इतनी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा कि आप डिफरेंस में ये भी लिख के आ जाएंगे। ठीक है, बाकी अभी के लिए इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं। ठीक है, एंड इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म, रियल इमेज जो होती है बच्चों वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज उसकी उल्टी बनती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सीधा ऐसे तो इमेज उल्टी, ये होती है। ठीक है, रियल। और जो वर्चुअल होती है, देखो ये झूठी इमेज है, काल्पनिक इमेज है, ये हमेशा इरेक्ट बनती है। इरेक्ट का मतलब सीधी बनती है। ठीक है, हमेशा सीधी बनती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इरेक्ट इमेजेस फॉर्म, वर्चुअल जो है वो इरेक्ट बनती है, झूठी जो है वो सीधी बनती है। ठीक है, ये आपका आगे स्क्रीन पर जो बनती है वो रियल हो गई, और जो प्लेन मिरर वगैरह में बनती है वो वर्चुअल इमेज होगी, जो हमने अभी बात करी है। ये टॉपिक यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से इमेजेस का तैयार हो जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक दो आ जाते हैं, ठीक है, डिफरेंसेस, ऐसा नहीं है कि भर भर के डिफरेंस आ जाएगा आपके एग्जाम में। फाइन। अब आपका जो आ जाता है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं प्लेन मिरर, जो हमने अभी पढ़ा है, काफी कुछ हम जान भी चुके हैं। प्लेन मिरर में क्या होता है बच्चों, देखो इन्होंने 2 एग्जांपल से दिखा रखा है। कोई भी, ये जो हो गया बच्चों ये होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ये जो एरो बना होता है ना ऊपर की तरफ, ये होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ से इन्होंने कोई भी 2 रे ले ली, एक ये ले ली और एक ये ले ली। ठीक है, अब ये रे जो है कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, देखो सबसे पहले हम इस वाली सेकंड वाली रे की बात करेंगे। सेकंड वाली रे यहाँ पर आई, यहाँ पर आकर टकराई, इसने जितना एंगल बनाया बच्चों उतने ही एंगल से ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर चली गई। अब आप कहोगे कि मैम ये छोटा लग रहा है ये बड़ा लग रहा है, लेकिन ये देखो मैंने जगह अलग अलग ली है। अगर मैं यहीं पे जगह लूं और यहीं पे इसकी भी जगह लूं तो दोनों बराबर एंगल है। ठीक है, तो सेम एंगल से, जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस चली गई है। एक रे तो हमारी ये हो गई। ठीक है, दूसरी रे देखो, अगर जिस एंगल से आई है, अब इसने कोई एंगल ही नहीं बनाया, ये सीधी आई है, कोई एंगल ही नहीं बनाया, सीधी आई है तो ठीक है। अब सीधी आई है मतलब 90 डिग्री बनाया, इसके कंपैरिजन में जब कोई ऐसे लाइन होती है ना और ऐसे होती है तो इसको कहते हैं 90 डिग्री बनाया। ठीक है, 90 डिग्री। मैंने सिर्फ ईज के लिए आपको बता दिया कि आपको यहाँ एंगल दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैंने बोल दिया कि कोई एंगल नहीं बनाया, बट एक्चुअल में ये जो एंगल है देखो 90 डिग्री। तो जिस एंगल से आई है, ठीक है, 90 डिग्री के ही एंगल से वापस भी जाएगी। तो जिस एंगल से आई है उसी से वापस जाने का मतलब होता है सेम लाइन पे जाना। ठीक है, 90 डिग्री के केस में। तो अगर कोई लाइन पैरेलल आती है, प्लेन मिरर की केवल मैं आपको केस बता रही हूँ, अगर कोई लाइन सीधी आती है तो उसको वापस ही रिफ्लेक्ट कर देते हैं ऐसी। इसलिए इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर अभी दिखाया नहीं है बट ये समझ लीजिए कि यहाँ पर 2 एरो होने चाहिए। क्रॉस का मतलब है आई ऐसे है और गई ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे आई है और ऐसे वापस चली गई है। एक एक डायग्राम को इसलिए समझा रही हूँ कि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। अब देखो ये एक रे तो ऐसे गई वापस, मैंने बोला ना कि अभी वापस चली गई। एक रे ऐसे गई है वापस, तो ये एक्चुअल में तो कभी यहाँ पर मीट नहीं करेंगी, कभी मीट नहीं करेंगी। तो ये क्या होता है, हम इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं ऐसे ऐसे। तो हमें क्या यहाँ पे लगता है कि ये यहाँ से रेज निकल के आ रही है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट पर हमें ऐसा लगता है कि ये 2 रेज एक्चुअली मीट कर रही है। ठीक है, एक्चुअली मीट कर रही है, बट ये करती नहीं है, करेंगी ये तो वापस जा रही है इतनी दूरी से। बट अगर हमने इनको ऐसे करके मिलाया, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या, हमें क्या लगा है कि यहाँ पर मीट कर रही है। ठीक है, तो ये जो बन गई ये इमेज बन गई। ठीक है, क्या बन गई ये इमेज, ये इमेज का एरो हो गया इधर से, और ये हो गया आपका क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट का एरो इधर इस वाली साइड। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो इन्वर्टेड बताई थी, वो मैंने बताई थी बच्चों जब रियल होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट होगा तो ऐसे इमेज हो गया। लेकिन प्लेन मिरर की तो हमने अभी बात करी है, क्योंकि ये रियल तो है नहीं, ये रियल तो है नहीं, ये तो वर्चुअल है, झूठी इमेज है। ठीक है, ये तो वर्चुअल इमेज है। अब वर्चुअल इमेज है इसीलिए ये इरेक्ट है। वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट बनती है, सीधी। तो प्लेन मिरर की आप कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखेंगे, इमेज जो है अपराइट मतलब सीधी बनेगी। इमेजेस ऑफ द सेम साइज, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेन मिरर, बहुत ज्यादा सेम साइज की बनेगी। न्यूमेरिकल आ जाता है कि अगर 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा गया है तो कितने सेंटीमीटर की इमेज बनेगी, 2 सेंटीमीटर की ही इमेज बनेगी। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। यानी कि जो इमेज बन रही है उसका डिस्टेंस जो है वो मिरर के जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दोनों डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। अगर ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से, तो यहाँ इमेज का डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर का होगा।
ये स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती है, ये पीछे ऑब्टेन होती है। ठीक है, न्यूमेरिकल आ जाता है कि ऑब्जेक्ट प्लेस है मिरर से 5 सेंटीमीटर। तो बताइए इमेज जो है, आपको कंफ्यूज कर देंगे, आपको बोलेंगे इमेज का डिस्टेंस बताइए ऑब्जेक्ट से। तो बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं 5 यहाँ से, तो 5 भी इधर से भी 5 बनेगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, जो इमेज का डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट से बताइए कितनी दूर है। ठीक है, मिरर से दूर नहीं। देखो ऑब्जेक्ट का मिरर से कितनी दूर है 5, इमेज का मिरर से कितनी दूर है 5, बट इमेज का ऑब्जेक्ट से कितनी दूर हो जाएगा 5 प्लस 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बच्चे हमेशा क्या करके आ जाते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया, ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर, तो हम इमेज का डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर करके आ जाएंगे। लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं कि आपसे इमेज का डिस्टेंस तो पूछा है, सही है, बट आपका इमेज का जो डिस्टेंस पूछा है ऑब्जेक्ट से कितनी दूर है ये पूछा है। तो 2 सेंटीमीटर इधर से और 2 सेंटीमीटर इधर से, यानी कि 4 सेंटीमीटर। ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, बाकी उसके 2 पॉइंट्स रह गए हैं, वो आप देख लेना, बहुत सिंपल से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसमें एक टॉपिक है लेटरली इन्वर्टेड इमेज होती है। मिरर में जो है लेटरली इन्वर्टेड इमेज होती है। लेटरली इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर आपने सीधा हाथ, अगर आपने अपना उल्टा हाथ उठाया, उल्टा हाथ उठाया, तो जो आपके सामने की इमेज है, वो आपके सामने की जो इमेज है उसका सीधा हाथ, आपको क्या लगेगा उसने सीधा वाला हाथ उठाया। ठीक है, तो मतलब वो सीधा वाला हाथ उठाता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी बात कर लेते हैं इसकी भी। ठीक है, सबसे पहले हम लेटरल इन्वर्जन पढ़ेंगे। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, the phenomena where left and right side of the object images appear reversed। ऐसा एक फिनोमिना जिसमें क्या होता है, राइट और लेफ्ट साइड जो है एक दूसरे के रिवर्स लगती है, एक दूसरे के रिवर्स लगती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिरर है, अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो इमेज का जो है वो राइट हैंड होता है, आप शीशे के सामने खड़े होकर देख सकते हैं। ठीक है, इमेज का जो होता है वो राइट हैंड अपीयर होता है। फाइन, तो इसको ही बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। कोई चीज जो है आपके जस्ट अपोजिट यानी कि उल्टी दिखाई दे, लेफ्ट साइड आपको राइट दिखाई दे, राइट आपको लेफ्ट दिखाई दे, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन। तो द फिनोमिना वेयर लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट्स इमेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट की और इमेज की जो लेफ्ट और राइट साइड है वो रिवर्स्ड हो, ऑब्जेक्ट की लेफ्ट राइट हो जाए, ठीक है, इमेज के, और इमेज की जो राइट है वो इसके लेफ्ट हो जाए। ठीक है, और इसका थोड़ा सा हम दूसरी भी एक लिख सकते हैं डेफिनेशन। इसकी सिंपल एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो, साइड वेज अपीयरेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर। किसी प्लेन मिरर में जो साइडवेज अपीयरेंस होती है, साइडवेज का मतलब एक साइड दूसरे की दूसरी साइड लगे। ठीक है, इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्जन। इसको आप अच्छे से समझ लेना कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको याद करके जानी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको बहुत अच्छे से याद करके जानी है। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बहुत बार आता है, बहुत ज्यादा बार। द टेक्स्ट एम्बुलेंस रिटर्न इन अ लेटरली इन्वर्टेड वे ऑन एम्बुलेंस। जो एम्बुलेंस है उस पे जो है उल्टा एम्बुलेंस क्यों लिखा रहता है, आपको पेपर में भी उल्टा लिख के दिखाई देंगे। ठीक है, सारे शब्द जो है उल्टे लिख के दिखाई देंगे कि एम्बुलेंस जो है वो इस तरीके से एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा क्यों लिखा रहता है, आपने बहुत बार देखा भी होगा। ये इसलिए होता है सो दैट इट अपीयर्स टू अ पर्सन ड्राइविंग अहेड, मतलब अगर पीछे कोई पर्सन, आगे कोई पर्सन आपके जो है ड्राइव कर रहा होगा, मान लिया आपके पीछे एम्बुलेंस चल रही है, उस एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपके आगे जो भी गाड़ी आगे आपके चल रही है, उन गाड़ी में क्या होगा, जो शीशे लगे होते हैं, शीशे में जो एम्बुलेंस है, क्योंकि पहले से ही एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ है, अब वो लेटरली इन्वर्टेड दिखाई देगा। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है, वो अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगा, तो उसको वो सीधा दिखाई देगा और फटाफट से वो आपको रास्ता दे देगा। तो आप पेपर में इसको कैसे लिख के आ सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख के आ सकते हैं कि एम्बुलेंस इज रिटर्न लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड इसलिए लिखा जाता है so that person who is driving ahead का मतलब इन फ्रंट भी लिख दोगे, या ड्राइविंग ahead of you, ahead मतलब तुमसे आगे, ahead of you can read it correctly and give you the way।
और तुम्हें जो है रास्ता दे सके, मतलब एम्बुलेंस वाले को जो है रास्ता दे सके। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में समझा के आ जाएंगे। बाकी जो मैंने लिखा है आप उसको भी याद कर सकते हैं। फाइन। अब ये तो हो गया लेटरल इन्वर्जन, और लेटरल इन्वर्जन का बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। और उसके बाद एम्बुलेंस वाला क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड आ जाता है। और दूसरी ये बात तो हमने अभी बात करी थी कि व्हेन अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर रेजेस हिज लेफ्ट हैंड, जब वो अपना लेफ्ट हैंड उठाता है, द इमेज इन द मिरर सीम्स टू रेज इज राइट हैंड, जो इमेज जो है मिरर में उसका राइट हैंड ऊपर उठता है। ठीक है, ये आप करके भी देखिएगा। ये दो एप्लीकेशंस है लेटरल इन्वर्जन की। यहाँ पर आपका लेटरल इन्वर्जन जो है टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों।